गुड मॉर्निंग। बीए थर्ड ईयर के अगले टॉपिक पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेविड रिकार्डो का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं लागतों में तुलनात्मक अंतर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। डेविड रिकार्डो के सिद्धांत को पढ़ने से पहले जो हमने पिछली क्लास में एडम स्मिथ के सिद्धांत को पढ़ा था, उसे एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं ताकि हमको पता चले कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है डेविड रिकार्डो के सिद्धांत में। एडम स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसे आयात निर्यात भी कहते हैं, इसलिए होता है क्योंकि सभी देश सभी प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में दक्ष नहीं होते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार यदि दो देश A व B हैं तथा दोनों देश X व Y प्रकार की वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, तो एडम स्मिथ ये कहता है कि दोनों देशों A व B के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, जिसका प्रमुख आधार यह है कि देश A अगर X वस्तु का उत्पादन अधिक दक्षता यानी कि कम लागत पर करता है, तो देश B Y वस्तु का उत्पादन अधिक दक्षता के साथ या कम लागत पर आवश्यक रूप से करेगा। अर्थात एडम स्मिथ बिना किसी आधार या तर्क के यह मान लेता है कि A देश X वस्तु के उत्पादन में दक्ष है, तो B को Y वस्तु के उत्पादन में दक्ष होना ही चाहिए। ये सबसे बड़ी एडम स्मिथ की मान्यता है इस सिद्धांत को लेकर। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि देश A दोनों ही प्रकार की वस्तु, कौन कौन सी वस्तुएं मानी हमने, X व Y, दोनों ही प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में दक्ष हो जाए और B देश दोनों ही प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में अदक्ष हो जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा या नहीं होगा? यदि होगा तो किस प्रकार होगा? इस बात का हल डेविड रिकार्डो ने दिया है तथा इस प्रकार की स्थिति में, किस प्रकार की स्थिति? ये प्रकार की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होगा, इसका हल प्रस्तुत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे हम कहते हैं लागतों में तुलनात्मक अंतर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत या डेविड रिकार्डो का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। डेविड रिकार्डो ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए एक उदाहरण लिया है। डेविड रिकार्डो ने दो देश लिए हैं, अमेरिका व ब्राज़ील। अमेरिका व ब्राज़ील में दो प्रकार की वस्तुएं, शराब व कपड़ा उत्पादित होती हैं। इसके साथ ही डेविड रिकार्डो ने दूसरी मान्यता ये ली है कि उत्पादन का साधन श्रम है। एडम स्मिथ ने भी यही माना था कि उत्पादन का साधन श्रम है। डेविड रिकार्डो भी यही मानते हैं कि उत्पादन का साधन श्रम है। अगली मान्यता, उत्पादन का साधन श्रम है। दोनों देशों में उत्पादन करने पर आने वाली लागतें, खर्चे या व्यय श्रम इकाइयों के रूप में सारणी में प्रस्तुत किए गए हैं। दोबारा से बताती हूँ कि डेविड रिकार्डो अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए ये मान लेता है कि दो देश हैं, अमेरिका व ब्राज़ील। दोनों ही देश दो प्रकार की वस्तुएं, शराब व कपड़ा उत्पादित करते हैं या कर सकते हैं। दोनों ही देशों में उत्पादन का साधन श्रम है। जब दोनों देश अपने यहाँ शराब और कपड़े का उत्पादन करते हैं, तो दोनों ही देशों को श्रमिकों को लगाना पड़ता है। जब वे श्रमिकों को लगाते हैं तो श्रमिकों को उन्हें प्रतिफल भी देना होता है। तो जब दोनों देश उत्पादन करते हैं तो आने वाली लागत या खर्चे भी होते हैं। तो यहाँ पर एक सारणी प्रस्तुत की जा रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि दोनों देश जब दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन अपने घरेलू स्तर पर करते हैं, तो किस प्रकार वहाँ पर उत्पादन का स्वरूप होता है और लागतों का स्वरूप होता है। यहाँ पे सारणी को देखिए, दो देश हमने वही अमेरिका और ब्राज़ील ले लिए हैं। अमेरिका ब्राज़ील में कपड़ा भी उत्पादित होता है, शराब भी उत्पादित होती है। तो इस सारणी से क्या दिखता है? अमेरिका में शराब की एक इकाई उत्पादन करने के लिए 80 श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जबकि अमेरिका में कपड़े की एक इकाई उत्पादन करने के लिए 90 श्रमिक इकाइयों की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील में शराब की एक इकाई उत्पादन करने के लिए 120 श्रमिक चाहिए,
जबकि कपड़े की 1 इकाई उत्पादन करने के लिए 100 श्रमिक चाहिए। सारणी को देखने से प्रत्यक्ष रूप से पता चलता है कि अमेरिका में शराब की 1 इकाई उत्पादन करने के लिए मात्र 80 चाहिए श्रमिक, जबकि ब्राज़ील में 120 श्रमिक चाहिए। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि अमेरिका ब्राज़ील की तुलना में शराब का उत्पादन कम श्रमिकों से ही कर देता है। तो यहाँ पर शराब के उत्पादन में अमेरिका दक्ष हुआ। इसी प्रकार जब कपड़े की 1 इकाई के उत्पादन पर लगने वाले मजदूरों की संख्या देखी जाती है तो हमें पता चलता है कि कपड़े की एक इकाई उत्पादन के लिए अमेरिका में सिर्फ 90 श्रमिक ही लगाने पड़ेंगे, लेकिन वहीं ब्राज़ील में 100 श्रमिक लगाने पड़ेंगे। तो पता चलता है कि कपड़े की 1 इकाई उत्पादन के मामले में या कपड़े उत्पादन के मामले में यहाँ पर अमेरिका ही दक्ष है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर यहाँ पर डेविड रिकार्डो होते तो वे यहाँ आंसर नहीं कर पाते कि जब अमेरिका ही ब्राज़ील की तुलना में दोनों वस्तुओं के उत्पादन में दक्ष है, कम श्रमिकों को लगा के उत्पादन कर लेता है, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर क्या बात सामने आती है कि अमेरिका दोनों ही प्रकार की वस्तु उत्पादन में ब्राज़ील की तुलना में दक्ष है। प्रश्न यह उठता है कि व्यापार कैसे होगा। इसका हल प्रस्तुत करते हैं डेविड रिकार्डो। किस प्रकार हल प्रस्तुत करते हैं देखते हैं हम। अब यहाँ पर डेविड रिकार्डो इस प्रकार हल प्रस्तुत करते हैं कि दोनों ही देशों को शराब व कपड़े के उत्पादन पर आने वाली तुलनात्मक लागतों का आकलन करना होगा व घरेलू विनिमय अनुपात ज्ञात करने होंगे। घरेलू विनिमय अनुपात क्या होते हैं? घरेलू विनिमय अनुपात शराब व कपड़ा उत्पादन पर आने वाली घरेलू स्तर पर लागतों का अनुपात है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि अब अमेरिका और ब्राज़ील को अपने अपने स्तर पर ये देखना होगा कि वे 1 इकाई शराब के लिए कितने श्रमिक लगाते हैं और 1 इकाई कपड़े के लिए कितने श्रमिक लगाते हैं। दूसरे शब्दों में जितने श्रमिकों से 1 इकाई शराब बनाई जा सकती है, उतने ही श्रमिकों से कितना इकाई कपड़ा बनाया जा सकता है। इसे हम इस प्रकार समझा सकते हैं। अब हम यहाँ पर अमेरिका का घरेलू विनिमय अनुपात देखते हैं। आप घरेलू विनिमय अनुपात के इस सारणी को, इस समंक को और समीकरण को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सारणी के अनुसार हम चलते हैं। पहले हम बात करते हैं 1 इकाई शराब बनाने के लिए या तो अमेरिका 1 इकाई शराब बनाए या 0.88 इकाई कपड़ा बनाए। ये अमेरिका का घरेलू विनिमय अनुपात है। इसका मतलब ये है कि जितने श्रमिक 1 इकाई कपड़ा बनाते हैं उतने श्रमिक 0.88 इकाई कपड़ा भी बना सकते हैं। कैसे? अमेरिका में जितने श्रमिक 1 इकाई शराब उत्पादित कर सकते हैं उतने ही श्रमिक 0.88 इकाई कपड़ा उत्पादित कर सकते हैं। चूँकि 90 श्रमिक बनाते हैं 1 इकाई कपड़ा, ये हमारी सारणी से आया हुआ है। सारणी में लिखा हुआ है कि जो 90 श्रमिक है वो बनाते हैं 1 इकाई कपड़ा। एक श्रमिक कितने इकाई कपड़ा बनाएगा? 1/90। 80 श्रमिक कितना बनाएंगे कपड़ा? 1/90 गुणा 80। तो हमारे पास ये आ गया कि 80 श्रमिक बनाएंगे 0.88 इकाई कपड़ा। तो सारणी में क्या लिखा हुआ है कि 80 श्रमिक 1 इकाई शराब भी बना सकते हैं, और इधर हमने अपनी कैलकुलेशन से ज्ञात किया कि 80 श्रमिक 0.88 इकाई कपड़ा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका का घरेलू विनिमय अनुपात क्या आया कि जितने श्रमिक 1 इकाई शराब बना सकते हैं उतने ही श्रमिक 0.88 इकाई कपड़ा भी बना सकते हैं। जितने श्रमिक 1 इकाई शराब बना सकते हैं कितने? 80, उतने ही श्रमिक यानी कि कितने? 80 कितना कपड़ा बना सकते हैं? 0.88। तो ये अमेरिका का घरेलू विनिमय अनुपात है। इसी प्रकार हम ब्राज़ील का भी घरेलू विनिमय अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने ब्राज़ील का घरेलू विनिमय अनुपात है। देखिए, ब्राज़ील का जो घरेलू विनिमय अनुपात है वो ये है कि जितने श्रमिकों से 1 इकाई शराब बनाई जा सकती है ब्राज़ील में, उतने ही श्रमिकों से 1.2 इकाई कपड़ा बनाया जा सकता है। कैसे निकाला ये अनुपात? हम इस कैलकुलेशन से समझते हैं।
सारणी के अनुसार 100 श्रमिक बनाते हैं 1 इकाई कपड़ा, 1 श्रमिक बनाएगा 1/100 इकाई कपड़ा, 120 श्रमिक बनाएंगे 1/100 गुणा 120 इकाई कपड़ा। यानी कि इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ब्राज़ील में 120 श्रमिक बनाएंगे 1.2 इकाई कपड़ा। लेकिन ब्राज़ील की हम सारणी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 120 श्रमिक 1 इकाई शराब भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर घरेलू विनिमय अनुपात क्या निकल के आया कि 120 श्रमिक 1 इकाई कपड़ा बना सकते हैं। तो 120 श्रमिक 1.2 इकाई ब्राज़ील में 120 श्रमिक 1 इकाई शराब बना सकते हैं, तो वही 120 श्रमिक ब्राज़ील में 1.2 इकाई कपड़ा भी बना सकते हैं। तो ब्राज़ील का घरेलू विनिमय अनुपात क्या निकल के आया, 1 इकाई शराब बराबर 1.2 इकाई कपड़ा। अब हम दोनों देशों के घरेलू विनिमय अनुपात को समझ चुके हैं और इन घरेलू विनिमय अनुपातों से या सारणी से हमको यह समझ में आ गया है कि अमेरिका यद्यपि शराब और कपड़ा दोनों के ही उत्पादन में ब्राज़ील से दक्ष है, लेकिन तुलनात्मक दक्षता और अदक्षता को देखा जाए तो अमेरिका तुलनात्मक रूप से कपड़ा उत्पादन में ज़्यादा दक्ष है ब्राज़ील से, जबकि ब्राज़ील तुलनात्मक रूप से दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में अदक्ष है, लेकिन अदक्षता ब्राज़ील की कम है कपड़ा उत्पादन में। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अमेरिका का घरेलू विनिमय अनुपात के अकॉर्डिंग अमेरिका की दक्षता शराब में है, जबकि ब्राज़ील की कम अदक्षता कपड़ा उत्पादन में है। तो यहाँ पर डेविड रिकार्डो के अनुसार अमेरिका अपने देश में श्रम विभाजन विशिष्टीकरण करेगा शराब के उत्पादन में, जबकि जो ब्राज़ील है वो अपने यहाँ पर श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करेगा कपड़ा उत्पादन में। तात्पर्य है कि अमेरिका अपने सभी साधनों को, सभी श्रमिकों को शराब के उत्पादन में लगाएगा, जबकि ब्राज़ील अपने यहाँ सभी श्रमिकों को कपड़े के उत्पादन में लगाएगा। परिणाम स्वरूप अमेरिका शराब का उत्पादन अधिकतम करेगा और ब्राज़ील कपड़े का उत्पादन अधिकतम करेगा। यहाँ पर अमेरिका अपने यहाँ शराब की जितनी भी आपूर्ति है उसके पश्चात शेष बची शराब को ब्राज़ील को निर्यात कर देगा और ब्राज़ील से कपड़ा आयात करेगा, और जो ब्राज़ील है वो अमेरिका को कपड़ा निर्यात करेगा, वह अमेरिका से शराब आयात करेगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये जो दोनों ही देश हैं, दोनों के बीच में व्यापार की शर्त किस प्रकार तय होगी या व्यापार का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, आयात और निर्यात होता है, तो आयात और निर्यातों के लिए भुगतान भी किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तथ्य यह भी है कि डेविड रिकार्डो के सिद्धांत में आयातों का भुगतान निर्यात है, यानी कि अगर अमेरिका ब्राज़ील को शराब का निर्यात करता है तो ब्राज़ील को शराब की कीमत के रूप में कपड़ों को चुकाना पड़ेगा, और इसी प्रकार यदि ब्राज़ील कपड़ा निर्यात करता है अमेरिका को, तो अमेरिका को कपड़े की कीमत के रूप में शराब को चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो शर्त है वो किस प्रकार तय होगी, यह भी देख लेते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार तब होगा जब अमेरिका को एक इकाई शराब निर्यात करने पर, अमेरिका शराब का ही निर्यात करेगा, तो अमेरिका को एक इकाई शराब निर्यात करने पर 0.88 इकाई कपड़े से अधिक मात्रा आयात के रूप में प्राप्त हो। सही बात है, क्योंकि मैं पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि निर्यात किया जाता है तो बदले में जो देश है अगला उसे वस्तु को ही भुगतान के रूप में देना होगा। तो दोनों देशों के बीच व्यापार तब होगा जब अमेरिका को शराब निर्यात करने पर, एक इकाई शराब निर्यात करने पर 0.88 इकाई कपड़े से अधिक मात्रा के रूप में आयात के रूप में प्राप्त हो। क्यों? याद कीजिए घरेलू विनिमय अनुपात, क्योंकि एक इकाई
शराब के बदले 0.88 इकाई कपड़ा अमेरिका स्वयं उत्पादित कर लेता है। यानी कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तब संलग्न होगा जब अमेरिका को 1 इकाई शराब के बदले कम से कम 0.88 इकाई कपड़े से अधिक मात्रा में मिले, क्योंकि 1 इकाई शराब के बदले 0.88 इकाई कपड़ा तो अमेरिका स्वयं उत्पादित कर लेता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 इकाई शराब को उत्पादन करने में जितनी लागत आती है उसके उतनी ही लागत आती है 0.88 इकाई कपड़े को उत्पादन करने में। अगर अमेरिका को 0.88 इकाई कपड़े से अधिक मिलता है तब तो वो व्यापार करेगा, वरना वो क्यों व्यापार में होने वाली मानसिक पीड़ा को, यातायात खर्चे को, परिवहन खर्चे को झेलेगा। इसके बदले वो खुद ही अपने घरेलू स्तर पर 0.88 इकाई कपड़ा उत्पादित कर लेगा। इसी प्रकार जो ब्राज़ील है वह भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तभी शामिल होगा जब उसे 1 इकाई शराब आयात करने पर उस आयात की कीमत 1.2 इकाई कपड़े से कम मात्रा में चुकानी पड़े। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्राज़ील अगर अमेरिका से शराब मंगाता है तो उसे कपड़ा ही शराब की कीमत के रूप में चुकाना पड़ेगा। यदि वह 1 इकाई शराब के बदले अमेरिका को 1.2 इकाई से ज़्यादा कपड़ा चुकाता है तो इससे बेहतर होगा कि वो अपने घरेलू स्तर पर ही शराब का उत्पादन कर ले, वो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दोनों देशों की घरेलू विनिमय अनुपातों की दर, जो घरेलू विनिमय अनुपात हमने ब्राज़ील और अमेरिका की निकाली थी, घरेलू विनिमय अनुपातों की दर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तों की 2 सीमाओं को दर्शाती है जिनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त तय होगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर जिस देश की घरेलू विनिमय दर से जितना निकट होगी उस देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कम लाभ होगा, जबकि दूसरे देश को ज़्यादा लाभ होगा। कहने का मतलब ये है कि पहले दोनों देश घरेलू विनिमय अनुपातों को देख लेते हैं कि कौन सा देश किस वस्तु के उत्पादन में दक्ष है और कौन सा देश किस वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से कम अदक्ष है, डेविड रिकार्डो के अनुसार। फिर दोनों देश अपने यहाँ उत्पादन करते हैं, अपनी अपनी घरेलू विनिमय दरों को देखते हैं। घरेलू विनिमय दरें दोनों देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की 2 सीमाओं को तय करती है जिनके बीच में कोई शर्त तय होती है। क्या शर्त तय होगी कि अमेरिका ब्राज़ील को कितना निर्यात करेगा शराब का और ब्राज़ील से कपड़े का कितना आयात करेगा। इसी प्रकार ब्राज़ील के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनिमय या आयात निर्यात या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस प्रकार होगा कि ब्राज़ील अमेरिका से कितनी शराब आयात करे और कितना कपड़ा निर्यात करे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो देश कम निर्यात से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर लेता है, जो देश कम निर्यात से ज़्यादा आयात प्राप्त कर लेता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उतना ही लाभ में माना जाएगा, और निर्यातों के बदले कम आयात प्राप्त होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कम लाभ माना जाएगा। लेकिन यह जो ज़्यादा आयात प्राप्त होना लाभ तभी माना जाएगा जब दोनों देशों के बीच वस्तु विनिमय लागू हो, ना कि आयात और निर्यातों का भुगतान मौद्रिक आधार पर होता हो। इस प्रकार आज के डेविड रिकार्डो के सिद्धांत में हमने ये देखा कि एडम स्मिथ अपने सिद्धांत में इस बात का आंसर नहीं दे सका कि जब दोनों ही देश में से एक देश दोनों ही वस्तु के उत्पादन में दक्ष हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा होगा। डेविड रिकार्डो इसका हल देते हैं। वो ये कहते हैं कि इस कंडीशन में जो देश जिस वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा दक्ष है, दक्ष तो दोनों ही वस्तुओं में है लेकिन तुलनात्मक रूप से दक्ष जिस वस्तु के उत्पादन में उसका उत्पादन करे, और जो देश तुलनात्मक रूप से कम अदक्ष, ब्राज़ील दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में अमेरिका की तुलना में कम अदक्ष है लेकिन कम अदक्ष किस में है, वह
कपड़ा उत्पादन में है तो अमेरिका को शराब के उत्पादन में श्रम विभाजन विशिष्टीकरण करना चाहिए, अमेरिका को शराब का ही निर्यात करना चाहिए, और ब्राज़ील को कपड़े के उत्पादन में श्रम विभाजन विशिष्टीकरण करना चाहिए और कपड़े का ही निर्यात करना चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त क्या होगी, कैसे व्यापार होगा, इसके लिए दोनों देशों की घरेलू विनिमय अनुपातों को देखा जाता है। दोनों देशों के घरेलू विनिमय अनुपातों का मतलब है कि घरेलू स्तर पर जितने श्रमिक शराब का उत्पादन करते हैं उतने ही श्रमिक कितना कपड़ा उत्पादित कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि अमेरिका में जितने श्रमिक 1 इकाई शराब का उत्पादन करते हैं उतने ही श्रमिक 0.88 इकाई कपड़े का उत्पादन कर लेते हैं। और इसी प्रकार हमने ब्राज़ील में भी देखा कि ब्राज़ील में जितने श्रमिक 1 इकाई शराब का उत्पादन करते हैं उतने ही श्रमिक 1.2 इकाई कपड़े का उत्पादन कर लेते हैं। तो हमारा कंक्लूज़न ये निकला कि अमेरिका ज़्यादा दक्ष शराब उत्पादन में है, ब्राज़ील तुलनात्मक रूप से कम अदक्ष कपड़ा उत्पादन में है। अमेरिका शराब उत्पादन में श्रम विभाजन विशिष्टीकरण करेगा जबकि ब्राज़ील कपड़ा उत्पादन में श्रम विभाजन विशिष्टीकरण करेगा। अमेरिका शराब का निर्यात ब्राज़ील को करेगा जबकि ब्राज़ील अमेरिका को कपड़े का निर्यात करेगा। इसी प्रकार दोनों देशों के बीच व्यापार का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए डेविड रिकार्डो ये कहते हैं कि दोनों ही देशों के बीच व्यापार तब होगा जब अमेरिका को 1 इकाई शराब निर्यात करने पर 0.88 इकाई कपड़े से अधिक मात्रा में आयात मिल जाए ब्राज़ील से। और इसी प्रकार ब्राज़ील कब करेगा, जब उसे 1 इकाई शराब आयात करने के बदले 1.2 इकाई कपड़े से कम मात्रा में निर्यात करना पड़े अमेरिका को। दोनों ही देशों की घरेलू विनिमय दरें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की 2 सीमाओं को बताती है जिसके बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त जिस देश की विनिमय दर के घरेलू विनिमय दर के जितना पास होगी उस देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उतना ही कम लाभ होगा। कहने का तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त यह तय होनी चाहिए कि घरेलू विनिमय दर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त बहुत ही दूर हो, तभी उस देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा डेविड रिकार्डो का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत खत्म होता है। ये जो वीडियो में आपको जिस कागज़ के ऊपर समझाया गया है इसकी PDF फाइल मैं ग्रुप पे सेंड कर रही हूँ, तो आप ग्रुप से PDF फाइल देखिए और वीडियो से समझिए। यहाँ पर डेविड रिकार्डो का सिद्धांत खत्म हो गया है। अब अगली क्लास में हम आपको JS मिल का सिद्धांत पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।